दिस इज़ नरेन और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारे लोग के टॉपिक में। आज हम लोग ABCD के बारे में पढ़ने वाले हैं। ABCD अभी तक तो हम लोग बच्चों से कहते थे भाई ABCD याद कर लीजिए। अभी क्या होगा, हमारे गुरुजन, हमारे साथी, हमारे दोस्त लोग भी ABCD पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस ABCD में बच्चों से ज़्यादा शिक्षकों को मज़ा आने वाला है कि ABCD ये कैसी है, कैसे याद करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं सभी को थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को चलाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह हम लोग मेरा सहयोग करते रहें। हाँ, कोशिश करूँगा कि मैं मेहनत करूँ और आपको अच्छे वीडियो दूँ। और हाँ, एक हमारी मैम है नसरीन मैम, जिन्होंने कमेंट किया था कि सहज का फुल फॉर्म बताइए। तो सहज का फुल फॉर्म मैंने पूछा, ARP से पूछा, कई लोगों से पूछा, बट किसी ने नहीं बताया मुझे। और नेट पे भी जो सर्च किया मैंने, उसमें 4-5 आए, उस पर भी कुछ नहीं समझ में आया। उन ARP से मैंने पूछा, सारे ARP से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। अगर मैं अपने हिसाब से बात कर, जो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि देखिए, जो दीक्षा बनाया गया है, सहज शायद हो सकता है किसी कंपनी का नाम भी हो सकता है, सहज द्वारा बनाया गया हो। तो मुझे ये लगता है कि दीक्षा ऐप जिसने बनाया हो उस कंपनी का नाम हो सकता है, संभावित है। बट मैं फिर भी कहूँगा, मैं नहीं जानता कि सहज का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है कि मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कोशिश की, नेट पे भी ढूंढा, नहीं मिला। नेट पे 5 मुझे मिले। एक था स्मार्ट, हेल्पफुल, एडवांसबल, जुडिशियस, इस तरीके का था। तो मुझे लगा सही, लेकिन फिर भी मैं नहीं कह सकता वो होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि मैं ढूंढ नहीं पाया। काफ़ी लोग से पूछने के बाद अगर किसी को पता हो तो मैं प्लीज़ चाहूँगा कि वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। उसका आपका स्वागत है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती है तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण संग्रह। जो हमारे को मॉड्यूल है 3 मिले हुए हैं, बार बार मैं रिपीट करता हूँ। हमारे जो 3 मॉड्यूल मिले हैं शिक्षकों के लिए, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो शिक्षण संग्रह में अभी तक हमने वीडियो कल प्रश्नोत्तरी बनाई थी 125 क्वेश्चंस की। आज हम एक टॉपिक उठा रहे हैं। आज हम बता रहे हैं कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या आप कह सकते हैं, लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ये हम टीचरों के लिए पूरी किताब है। ये जो हम लोग का शिक्षण संग्रह बहुत मस्त किताब है, मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। अभी मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको आत्मसात करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप ना पढ़ें फिर भी जो है मेरे ज़रिए ये जान ले काफ़ी चीज़ें। तो हम लोग ABCD पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, मार्कर पहले ही नहीं चल रहा है। देखिए, मिस्टेक होंगी, पक्का होंगी। BCD, ठीक है, EFGHIJ कर लीजिए, KLMNOPQRSTUVWXY और लास्ट में Z। यहाँ भी कर सकते हैं Z। ठीक है, ये हम लोग इतना कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोगों को इसके फुल फॉर्म बताने हैं, जो कि किताब में दिया हुआ है, और इसको चलिए करते हैं। ABCD तो सबको पता है। अभी तक शिक्षक लोग, हमारे साथी लोग बच्चों को डांटते थे, फटकारते थे कि ABCD नहीं याद है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे इसको काफ़ी याद करना पड़ा और समझना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता तो फिर मैं इसको पहले से लिख के मैं पढ़ देता था। फिर मैंने सोचा अगर मैं खुद किसी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं किसी को सामने किससे कह दूँगा कि हाँ आप इसको पढ़ के या फिर तैयार करिए। तो इसके लिए मैंने जो है ये किया। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। तो ऐसे बात कर लेते हैं। इसके फुल फॉर्म है, हो सकता है ऊपर, चलिए मैं काम चलाता हूँ। E से आपका है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ऐसे है आपका एक्टिव इन्वायरमेंट। अभी मैं हिंदी में भी इसके बारे में बात करूंगा। बी से है आपका बिजी क्लास,
बिजी क्लासरूम भी कह सकते हो, क्लास भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिजी क्लासरूम कह दीजिए। चलिए मैं रूम जोड़ देता हूँ, बिजी क्लास रूम। ठीक है। सी से कोऑपरेटिव लर्निंग, एल से लर्निंग। ठीक है। डी से डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशंस कह सकते हो। ठीक है। ई से आ जाइए, आपका होता है एक्सपेक्टेशन, ऐसे लगा दीजिए। डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सपेक्टेशन। जे से JOU, जर्नल ऑफ लर्निंग, जर्नल ऑफ लर्निंग। हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग के, तो इतना माइंड नहीं करना है। इंडिविजुअल नीड्स, वैसे गलती नहीं करूँगा लेकिन हो भी सकती है। ठीक है। एच से आ जाता है आपका ह्यूमर, इससे क्या आ जाता है ह्यूमर। जी से आ जाता है गोल सेटिंग, गोल सेटिंग। ठीक। एफ से आ जाता है आपका फीडबैक। फीडबैक तो आप सभी जानते होंगे कि फीडबैक, जब जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आता है तो वो कहता है आप हमको फीडबैक दे दीजिए, या फिर कोई कोरियर से कोई चीज़ मंगाते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से वो कहते हैं कि आप फीडबैक दे दीजिएगा, मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। या फिर आप कैब बुक करते हैं तो उसमें भी फीडबैक की बात की जाती है। ठीक है। इवन हम लोग जो प्रशिक्षण करते हैं उसमें भी कुछ फीडबैक के बारे में बात की जाती है कि कितने स्टार देंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए फीडबैक क्या है। कैसे नोइंग द लर्नर, नोइंग द लर्नर। ठीक है। आगे लिंकिंग लर्निंग। ठीक है। लिंकिंग लर्निंग। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। एन से नेगोशिएशन, देखिए अगर आप किसी वर्ड को तोड़ देते हैं तो उसको स्पेलिंग याद करना आसान हो जाता है। क्विज, आउटडोर लर्निंग, आउटडोर लर्निंग। चलिए टी से टीम टीचिंग कह सकते हैं। एंड कोलोबरेटिव एफर्ट। ठीक है। सक्सेस एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओन लर्निंग। क्यू से क्विज, QIUZ, क्विज। पी से प्रेजिंग एंड इनकरेजिंग, ठीक है। ये आपकी किताब में दिया है, कुछ अलग मैं नहीं बताने वाला हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई किताब ना खोल पाए तो उसके लिए आसान है। यू से अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स। वी से वैरायटी, वी से वर्किंग एटमॉस्फेयर, डब्ल्यू से
मॉस स्फेयर। एक्सरे ऑफ एवोल्यूशन, लर्निंग एवोल्यूशन, एक्सरे ऑफ लर्निंग इवोल्यूशन। वाई से तो हम ही होंगे यानी कि शिक्षक, और जेड से आपका हो जाएगा जील। ठीक है, तो ये हो गए आपके फुल फॉर्म। याद करने में काफ़ी समय लगा लेकिन काफ़ी चीज़ें याद हो गई। ठीक है, अब हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट समझते हैं किसी चीज़ से, किसी चीज़ में आप सम्मिलित होइए। जैसे क्लासरूम में आए हैं आप, तो बच्चों के साथ सम्मिलित होइए, बच्चों को सम्मिलित कराइए और खुद भी एक्टिव रहिए, भागीदारी करिए, भागीदारी सुनिश्चित करिए, बच्चों से भागीदारी करवाइए, इन्वॉल्वमेंट करिए, बच्चों को जोड़िए अपने आप से। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सक्रिय भागीदारी। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, सक्रिय भागीदारी। तो ये हो गई सक्रिय भागीदारी। बिजी क्लासरूम, इसमें तो शब्द ही से लग रहा है कि बिजी क्लासरूम में क्या होने वाला है। ठीक है, बिजी क्लासरूम में होने वाला है, बिजी माने व्यस्त, और फिर ये कक्षा, आपकी कक्षा व्यस्त हो, किसी न किसी काम में लगे रहो, बच्चा काम करता रहे, आप उससे परस्पर जोड़ते रहिए। अब आ जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागिता समझ लीजिए। कोऑपरेटिव का मतलब है सहभागिता, सहभागिता, सहभागिता होनी चाहिए। लर्निंग, अधिगम की सहभागिता होनी चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब बातचीत होनी चाहिए परस्पर, टीचर और बच्चों के बीच में परस्पर बातचीत होगी। प्रश्न हम पूछेंगे, कुछ बच्चे पूछेंगे, उसका जवाब देंगे, तो एक दूसरे का इंटरेक्शन होगा। आप पता चलेगा कि बच्चों को मेरी चीज़ क्या समझ में आ रही है, बच्चे मुझे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग के स्कूल में क्या होता है कि शुरुआत की 2-3 सीटें को जो बच्चे होते हैं आगे वो तो समझ जाते हैं, पीछे तक ना हम कम्युनिकेशन पहुंचा पाते हैं अपना, ना वो हमसे प्रश्न पूछ पाते हैं। तो ना ही वो प्रश्न पूछ पाते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन और परस्पर बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको कह सकते हैं परस्पर बातचीत। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं। अगला है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब आप समझ सकते हैं क्या? एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपेक्षाएं। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपेक्षाएं। ये देखिए मार्कर भी नहीं चल रहा है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपेक्षाएं। अपेक्षाओं का मतलब है हम लोग जब किसी चीज़ को टॉपिक को पढ़ाते हैं तो एक उम्मीद या अपेक्षा करते हैं कि इन बच्चों को समझ में आ रहा है, और उन बच्चों को लर्निंग आउटकम ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन के बारे में ही है कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो हम लोग का लर्निंग गैप आता है वो एक्चुअल लर्निंग गैप और एक्सपेक्टेड लर्निंग गैप के बीच का जो गैप वो होता है, इसको अपेक्षा है। मतलब हम कक्षा 2 के बच्चों को ये सुनिश्चित करना है कि वो 99 तक की गिनती को पहचान लेता हो। ठीक है, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन में एक चीज़ हमने गलत बता दी, यहाँ कार्य प्रदर्शन होगा, कार्य प्रदर्शन। ठीक है, अपेक्षाओं के बारे में आप बात कर सकते हैं कि कितनी हम अपेक्षा करते हैं किस क्लास से कितने बच्चों के। देखिए बहुत डीपली बिल्कुल नहीं जा रहा, वरना तो 2-3 घंटे भी लग जाएगा और मैं उतनी अच्छी तरीके से शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। तो अभी तो मैं केवल मीनिंग बता रहा हूँ और इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जर्नल, ठीक है, जर्नल ऑफ लर्निंग, इसमें क्या है? जर्नल ऑफ लर्निंग में क्या है? जर्नल किसी चीज़ का जैसे बही खाता कह लीजिए, जैसे कि कोई दुकानदार या फिर सीए होता है, अकाउंटेंट होता है, वो बनाता है जर्नल, अपना बनाता है। जैसे हम लोग ऑफिस में भी जर्नल बनाते हैं, लेज़र जिसको कह सकते हो नॉर्मल भाषा में।
तो जनरल जैसे हम लोग जो बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसका एक पत्रिका बनानी पड़ेगी कि क्या बच्चा सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। एक तरीके से जैसे हम लोग की मार्कशीट होती है ना, उसको हम लोग अपनी कॉपी में रजिस्टर में एक तरीके से बनाएं ताकि हम देख सकें कि बच्चे का क्या प्रोग्रेस हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके एक पत्रिका होती है। ठीक है, ठीक है, एक पत्रिका होती है, अधिगम पत्रिका कह लीजिए। लर्निंग में अधिगम होता है तो अधिगम पत्रिका है। ठीक है, इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पे जो आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, हर व्यक्ति की, हर बच्चे की आवश्यकता अलग होती है। इस चीज़ को हमको पहचान के उस पर काम करना है। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए विकलांग हो, ऐसा नहीं है, तो हमें पहुंचना होगा ना उसके ऊपर। जैसे किसी को दिखने में दिक्कत हो रही है तो वो सबसे पीछे बैठा है, फिर सुनने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पीछे बैठा है, तो काम नहीं चलेगा ना। तो हमें हर, जैसे किसी बच्चे को बिल्कुल पढ़ना नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को बहुत तेज़ पढ़ने में है, तो हम लोग को इसी चीज़ को, हर बच्चे की जो नीड्स है, इंडिविजुअल नीड है, उसको जो है हम लोग अच्छी तरीके से पहचानेंगे। फिर उस पर हमें काम करना है कि अगर किसी बच्चे को छोटा बड़ा या गिनती नहीं आ रही है तो हमें उस पर काम करना है। कोई बच्चा फंसता है थोड़ा पढ़ने में, हमें उस पर काम करना है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो हमें उस बच्चे की कैटेगरी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो व्यक्तिगत आवश्यकता, इसको लिख दीजिए, व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता। ह्यूमर, ह्यूमर कहते हैं हास परिहास। हास परिहास का मतलब है इस क्लास का जो माहौल वो होना नहीं चाहिए कि आप इतना सीरियस होकर पढ़ा रहे हो, मुंह बना बना के बच्चा सो जाए। या फिर जैसे हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे, जब टीचर कोई बोरिंग चीज़ पढ़ाता था तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता था, मन करता था कि कब चले जाए। कभी कभी तो नींद भी आने लगती थी। तो क्या है, थोड़ी हंसी मजाक बच्चों से, थोड़ा कभी बच्चों से कुछ सुन लिया जाए, या फिर मजाक जोक, या फिर टीचर भी बीच बीच में एक दो कहानी सुना दे, जिससे क्लास का माहौल जो होगा खुशनुमा होगा और बच्चे भी कुछ नहीं तो हंसेंगे थोड़ी देर बाद। जैसे जैसे क्लास का माहौल हल्का होगा, बच्चों के अंदर वो नींद से, जैसे कभी कभी तो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो पंचताल बजवा देते हैं। ठीक है, तो पंचताल पूरे क्लास में झंझनाहट हो जाती है और बच्चे को भी दिमाग खुल जाता है। तो मैं तो क्या करता हूँ, 2-3 बार बीच बीच में अचानक हैंड्स अप करके, क्लैप करके पंचताल बजवा देता हूँ, जिससे क्लासरूम में झनकृत और जागृति बनी रहती है। ठीक है, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण तो आप अच्छे से ही लग रहा है, जैसे अब बच्चे के तौर पे हो चाहे क्लासरूम के तौर पे हो, या फिर हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का एक गोल सेट कर देते हैं कि हाँ ये पैमाना हमें यहाँ तक पहुँचना है। अगर हम हर हफ्ते का गोल होता है, एक तरीके से कहिए सिलेबस। ठीक है, जैसे ये हर महीने का सिलेबस होता है, छमाही एग्ज़ाम होता है या तो एक तरीके गोल सेट करके रखा गया, आपको यहाँ तक रीच करना है। इसी तरीके हम गोल को छोटे तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी, जैसे हम लोग के जो अभी स्कूल खुले हैं जूनियर वाले, उसमें बहुत बड़ी समस्या ये आ रही कि बच्चे सब कुछ भूल बैठे हैं। तो हम लोग अभी काम क्या कर रहे हैं, बेसिक चीज़ पे काम कर रहे हैं कि अभी उन बच्चों को जोड़ रहे हैं, पुराने नॉलेज से ही जोड़ रहे हैं, नया अभी उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक का बच्चे प्रेयर तक का भूल चुके हैं। तो सोचिए क्या कंडीशन होगी। तो अभी हम लोग उस पर ही काम कर रहे हैं। तो उस तरह हम लोग सोच रहे हैं अभी उन लोग को थोड़ा सा रवा हो, थोड़ा पॉलिश करेंगे तो अब रो में आने में, अपने फ्लो में आने में टाइम लगेगा। उसी तरीके का यहाँ लक्ष्य निर्धारित कर लेना है, उस हिसाब से काम करना है। फीडबैक, फीडबैक का जैसे कि आपने कोई पार्ट पढ़ा दिया या ख़त्म कर दिया है, तो उस पार्ट को ख़त्म होने के बाद अगर हम दोबारा प्रश्न पूछें तो प्रश्न बताए बच्चा, उत्तर जो है दे। ठीक है, या फिर अगर उसको दिक्कत हो रही है तो हमसे कुछ पूछे। तो हर बार उसका सही जवाब देना ही फीडबैक नहीं है, कभी कभी वो हमसे पूछ रहा है, ये भी एक तरीके का फीडबैक, मतलब इंटरेस्ट ले रहा है बच्चा। ठीक है, अभी तो फीडबैक के बारे में काफ़ी कुछ बता ही दिया है। फीडबैक का प्रतिपुष्टि होती है। ठीक है, प्रतिपुष्टि, पुष्टि बहुत कठिन है, प्रतिपुष्टि, इसको हम लोग कहते हैं फीडबैक। चलिए, नोइंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को जानना।
अधिगमकर्ता को जानना, अधिगमकर्ता को जानना मतलब सीखने वाले को आपको जानना है कि क्या किस हिसाब से वो सीख रहा है। इसमें कुछ बार बार नॉर्मल चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इस चीज़ को हमें जानना होगा कि अधिगमकर्ता को जानना होगा। वही पता है ना कि हर व्यक्तिगत नीड है, कैसे सीखेगा, इस चीज़ को हमको जानना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिंकिंग द लर्निंग, जो आपका अधिगम करता है उसके साथ आपको परस्पर संबंध स्थापित करना है। एज ए टीचर हैं आप लोग, हर बच्चे के साथ आपका एक पर्सनल टाइप का संबंध होता है या फिर पर्सनल तरीके से आप उसको समझते हैं, बातों को जानते हैं कि मतलब आपको अंदर ये क्षमता होती है, सब टीचरों के अंतर्गत होती है कि बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं तो आपको ये पता है कि ये बच्चा गणित में अच्छा है, गणित में इसको गुणा भाग तो आ रहा है, ठीक है, आगे आपको दिक्कत हो सकती है, गुणनखंड में दिक्कत हो सकती है, या फिर हम लोग ये जानते हैं कि इस बच्चे को हिंदी तो अच्छे से आ रही, गणित नहीं आ रही, इंग्लिश में दिक्कत है। ये हम परस्पर उसको तभी जानेंगे जब परस्पर हम लोग उसके साथ संबंध स्थापित करेंगे या फिर एक दूसरे से बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इस मैनेजमेंट तो जानते ही प्रबंधन होता है, और रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। तो हम लोग के पास जितने भी संसाधन हैं, जितने सरकार द्वारा दिए गए हैं, जितना हम लोकल स्तर से ले सकते हैं या फिर क्लासरूम में या फिर बच्चों से सहयोग ले सकते हैं, जितने भी संसाधनों को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, उन सब का यूज़ करके हम लोग को कैसे बच्चों को सिखाना है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं संसाधनों का उपयोग, कह सकते हैं संसाधनों का प्रबंधन, प्रबंधन, ठीक है। निगोशिएशन, परस्पर बातचीत, बातचीत, परस्पर बातचीत, ठीक है। परस्पर बातचीत तो होनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर क्लासरूम में है, अगर आप केवल बोले ही जा रहे हैं, बच्चों के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है। अभी जब मैं वो पढ़ रहा था किताब, उसमें कहा गया है अगर 40 मिनट का पीरियड है तो बच्चा टीचर जो होगा 10 मिनट तक अपना बोले, बाकी का जो आपके समय है उनमें बच्चों को बोलना है, बच्चों को इन्वायरमेंट ज़्यादा कराना है, ना कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बोले। आउटडोर लर्निंग मतलब आपकी जो अधिगम है बच्चों का, क्लासरूम ही तक मत सीमित रखिए, उसको बाहर कभी कभी फील्ड में पढ़ा दीजिए, ठीक है। कभी कभी ग्रुप एक्टिविटी जब आप क्लास के बाहर या फील्ड में कराएंगे तो इस तरीके से, या फिर जैसे हमारे स्कूल के बच्चे हैं साइंस सिटी गए थे, चिड़ियाघर देखने गए थे, तो उसका सीखने का चीज़ अलग होता है कि जैसे कि सब लोगों ने जानवरों को देखा, टाइगर को केवल किताबों में देखा है, तो बच्चे जब वो देखते हैं तो उसका रियल एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो बेटर होता है। तो आउटडोर लर्निंग के बारे में बात हो गई। कक्षा से बाहर के बारे में बात कर लें। ठीक है, कक्षा से बाहर का अधिगम या फिर बाहर कर सकते हैं, कक्षा हटा दो, बाहर अधिगम मतलब क्लासरूम से बाहर का जो हम लोग सिखा रहे हैं। टीम टीचिंग, कोलैबोरेटिव एफर्ट, इसमें टीम टीचिंग के बारे में बात हो गई है, इसमें समूह के बारे में बात हुई, जो हम लोग समूहों में पढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, परस्पर जो हम लोग सहयोगात्मक की बात करते हैं, सहयोग कोलैबोरेट के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में ये है। तो एक तरीके से जब हम लोग कभी कभी एक्टिविटी जब कराते हैं तो समूहों में कराते हैं। जब समूह में बच्चे कोई चीज़ करते हैं तो आपस में सीखते हैं। जैसे हम लोग कोई ज़रूरी नहीं पढ़ाई से बात हो, जब हम लोग खेल भी कराते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, तो वो जो टीम बना देते हैं उसका भी अलग सीखने का प्रक्रिया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता का अनुभव। चलो खेल से ही बात कर लेते हैं। जब कोई चीज़ बच्चा जैसे कोई मैच जीत जाता है तो उसका अनुभव, या फिर कोई बच्चे को दिक्कत हो रही हो और वो चीज़ सीख जाए तो उस चीज़ के अनुभव के बारे में यहाँ बात की गई है। तो सफलता का अनुभव इसको कहते हैं, सफलता का अनुभव। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओन लर्निंग मतलब स्वयं अधिगम, स्व अधिगम की बात हो गई है।
स्व अधिगम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से स्वाध्याय कि बच्चा जो है अपने आप सीखने की कैसे प्रवृत्ति है, बच्चा कैसे खुद को सीखता है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि बच्चे अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी कि बच्चा वो खुद से कैसे सीखे। तो ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ कि ज़्यादा कि मतलब ज़्यादा एलोबरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी बात वर्ड से ही है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा खुद कैसे सीखेगा। इसके बारे में बात हो गई, जिसमें स्वाध्याय के बारे में और खुद की भी इंटरेस्ट के बारे में बात है कि कैसे वो सीख रहा है। क्विज़ के बारे में कुछ हमें ज़्यादा नहीं करना है, क्विज़ में प्रश्नोत्तरी के बारे में बात हुई है। क्विज़ की स्पेलिंग भी गलत लिख दी गई है। ठीक है, चलिए एक चीज़ देखिए, अभी मैंने क्विज़ की स्पेलिंग गलत लिखी, तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि क्विज़ की जो क्यू के बाद हमेशा यू ज़रूर आता है। अभी मैंने स्पेलिंग जो लिखी थी QIZ लिखा था, लेकिन QUIZ यानी क्यू के बाद यू आना ही आना है, ठीक है, कंपलसरी है। तो इसमें कुछ नहीं है, पहेली या फिर आप कह सकते हैं प्रश्नोत्तरी। हम लोग जो प्रश्नोत्तरी देते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं, जांचते हैं, पहेली पूछते हैं, इन सब के बारे में बात है। प्रेजिंग या इनक्रेजिंग की बात हो रही है। देखिए अभी कल की बात है, हमारे स्कूल में जब किसी बच्चे को प्रोत्साहित कर दिया जाता है तो वो भी काम कर लेता है जो नॉर्मल तरीके से इंसान नहीं कर सकता। ये ऑल अबाउट प्रोत्साहन या मोटिवेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं प्रशंसा और प्रोत्साहन, ठीक है, प्रशंसा और प्रोत्साहन। अगर अच्छे से प्रोत्साहन या प्रशंसा मिलता है किसी भी बच्चे को, मान लीजिए अगर कोई बच्चा छोटा सा ही उत्तर दे दे, अगर उसको जब हम लोग भी सोचते हैं ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जब कोई टीचर ज़रा सा तारीफ़ कर देता तो हम लोग का सीना छाती से फौल जाता कि अब हम अगली बार और ज़्यादा पढ़ के आएंगे। तो ये छोटी सी बातें जो है तो बहुत बच्चों के माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं। ये अगर कभी कभी हम लोग तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं उन बच्चों से जिन्हें थोड़ा दिक्कत होती है, आसान, ताकि उसका केवल उत्साह बढ़ता रहे, उसके अंदर पढ़ने की इच्छा और जागृत हो। ये हो गया, पी हो गया। चलिए अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित एनकाउंटर, सामना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मतलब कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनसे हम लोग तैयार नहीं होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर में समस्या का सामना करते इसके बारे में बात हो गई है। तो ये एज सिचुएशनल वाइज होता है कि हम तो पहले नहीं बता सकते कि ये समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इस तरीके की समस्याओं को हम लोग करते हैं इसमें। आइए वैरायटी की बात कर लेते हैं। वैरायटी माने विविधता, ठीक है, इसमें विविधता के वर्किंग एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने टिकाटा नहीं है। वर्किंग एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी चीज़ का एटमॉस्फेयर हो, काम करने का एटमॉस्फेयर, ठीक है, किसी चीज़ को सीखने का माहौल वैसे हमें करना पड़ेगा। जैसे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने का एटमॉस्फेयर तो होना ज़रूरी है। आप आए क्लास अस्त व्यस्त है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे अभी मान लीजिए नॉर्मल मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, किन्हीं दो बच्चों में लड़ाई हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ाने में व्यस्त हूँ, तो क्या होगा, उस लड़ाई झगड़े को सुलझाने में कम से कम मेरा 10 से 15 मिनट चला जाएगा। और 40 मिनट के पीरियड में अगर 20 मिनट चला जाता है तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं पढ़ा पाएंगे आप। तो हर चीज़ का एटमॉस्फेयर हमको इसको पहले प्री-नियोजित करना होगा कि हमें एटमॉस्फेयर सही बना रहे। अब एक्सरे ऑफ लर्निंग एवोल्यूशन, आपका मूल्यांकन करना है। ठीक है, मूल्यांकन। आप इतना सारा जितना भी टंडील ताम झाम है, इतना सारा खर्चा है, इतनी व्यवस्था बनाई गई है, इन सब चीज़ों का जब मूल्यांकन होगा तब मज़ा आएगा, तब पता चलेगा कि आपने जितना पढ़ाया लिखाया या बच्चे ने सीखा, जवाब दिया नहीं जवाब दिया, नकल मार के पास हुआ या न चीटिंग करके जवाब दे रहा है, पूछ के दे रहा है। जब मूल्यांकन होगा तब पता चलेगा। मूल्यांकन सिर्फ आपका बच्चे का नहीं होगा, आपका भी होगा। अभी हम आधारशिला में इस के बारे में बात कर चुके हैं कि मूल्यांकन कैसे होगा शिक्षकों का। भाग 6 में जब बात हुई थी स्वमूल्यांकन की, अभी बात ही वीडियो बनाया था कि गोपनीय स्वमूल्यांकन के बारे में बात हुई है। अब यू के बारे में तो बात हो गई। यू यानी आप तो सब चीज़ के
सेंटर में ही है, तो इसमें कुछ बताना नहीं। शिक्षक महत्वपूर्ण तो है ही। ज़ील माने उमंग। उमंग से एक तरीके से ऐसे सीख सकते हैं आप। उमंग का मतलब है मतलब हर चीज़ जोश होना चाहिए। अब शिक्षक ही अगर पढ़ाने क्लासरूम में मुरझाया हुआ जाएगा, दुखी होके जाएगा, तो क्या उम्मीद आएगी। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, उमंग नहीं है, खुशी खुशी जब पढ़ाएंगे आप, तो हर चीज़ का मज़ा ही अलग है। किसी भी चीज़ को, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो, अगर आप खुशी से करते हैं तो उस चीज़ का मज़ा अलग होता है। ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को बोझिल तरीके से करें या फिर मजबूरी में करें तो उसका काम करने का मज़ा नहीं आता है। ठीक है। कभी कभी शिक्षक हम लोग आते हैं, कभी कभी हम खुद बीमार होते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब स्वस्थ होते हैं सोच के आता है अच्छा ये बताएंगे, आज इस तरह हम तैयार होके आए हैं, पाठ्य योजना तैयार करके आए हैं, टीचिंग प्लान तैयार है, TLM लेके आए हैं, उस पढ़ाई का मज़ा ही कुछ और है। जब क्लास में पहुँचेंगे तो बच्चे भी देखेंगे कि अरे सर जी ये बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं, TLM लेके आए हैं, तो उसका अलग है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं बता सकूं। ठीक है। तो इसका बॉक्स ये है, इसका बॉक्स ये है। वैसे बॉक्स के रूप में नहीं था ये, चलो मैं बॉक्स बना देता हूं। उसमें तो रास्ते के रूप में था, और ये एक तरीके की सीढ़ी बन गई है। ठीक। और फिर F। अभी आपको अच्छे से समझ में आया ये, और फिर ये हो गया आपका। इन सबको बॉक्स में डाल देते हैं हम लोग। और ये नेगोशिएशन, ये आउटडोर लर्निंग, और ये टीम टीचिंग, सक्सेस एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्डिंग ऑफ ओन लर्निंग, प्रश्नोत्तरी, प्रेजिंग और प्रोत्साहन, अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, वैरायटी, और ये वर्किंग एटमॉस्फेयर, ये एक्सरे ऑफ एवोल्यूशन, और ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा ज़ील। तो इस तरीके से आपकी यहाँ से सीढ़ी चल रही है। ठीक है। फिर ये सीढ़ी इधर चली, फिर ये चली, फिर इसमें जोड़ दिया, फिर यहाँ आ गए, फिर इधर चले आए, फिर इधर। एक तरीके से इन्होंने सीढ़ी, किताब में ऐसे बिल्कुल नहीं बना है, किताब में इसको अच्छे से बनाया है, बस मैंने इसको ऐसे बना दिया है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सीढ़ी बनी कि नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। इस सीढ़ी से ज़रूरी ये है कि हम लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें और इसका हम लोग उपयोग कर लें, तो ये हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से हम लोग A से Z तक की चीज़ों को कर लेंगे। तो ये रहा प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, और आने वाले समय में मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मज़ा आएगा। फिर मिलूँगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।